પર વધુ વાતચીત કરવા માટે આજે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે યુફ્લેક્સના સીએફઓ રાજેશ ભાટિયા. પરિણામો જે છે તે મિશ્ર જોવા મળી રહ્યા છે. આવક નફામાં ગ્રોથ છે પણ માર્જિનમાં થોડું પ્રેશર છે. આ અંગે વધુ बातचीत करिए. अपनी साथ यूफ्लेक्सना राजेश भाटिया जोड़ाई चुके हैं. राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. पहले तो नंबर्स पर एक जेनरिक कमेंट्स आपके लेना चाहूंगा. मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर है, बाकी प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिटा सब जगह अच्छा प्रदर्शन आपने किया है. तो शुरुआत यहीं से करते हैं सर. ओपनिंग कमेंट्स आपके. सर, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा रहा इस क्वार्टर में. Q1 में करीब 30% प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ रहा, जो बहुत हेल्दी है. और इसके चलते आई थिंक ऐसे जैसे हमने पहले भी मार्केट में गाइडेंस दी है कि इस साल में हम 15 से 20% का ग्रोथ रेट देख रहे हैं, तो हम लोग ऑनलाइन हैं उस पे. मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर था, क्योंकि एक हमने नाइजीरिया का कुछ ट्रायल रन प्रोडक्शन के कुछ ऑपरेटिंग लॉसेस थे, वो आ गए हैं, जो कि आगे चलते हुए कमीशनिंग के बाद में उसको जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो ठीक हो जाएगा. उसमें कुछ लग रहा नहीं है. मार्केट में थोड़ा सा बॉपेट में मार्जिन्स अफेक्ट हुए हैं, बट बीओपीपी में मार्जिन्स बढ़ गए हैं. और जैसे हमने बताया कि आगे असेप्टिक पैकेजिंग की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जिसमें मार्जिन्स ज़्यादा हैं, अगले साल से वो आ जाएगा. तो मार्जिन्स 18 से 20% की रेंज में रहेंगे, विच इज रीजनेबल बैंड. कभी रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़ा ऊपर होके एब्जॉर्ब, इस क्वार्टर में भी रॉ मटेरियल प्राइसेस दोनों के, होमोपॉलीमर के और पेट रेजिन के, दोनों ऊपर थे. तो अभी मार्जिन पे कोई अभी बहुत ज्यादा कंसर्न्स है नहीं. मेरे को लगता है कि अभी मार्जिन्स 18 से 20% की रेंज में अपने अचीव करते रहेंगे. वॉल्यूम ग्रोथ से हमें ओवरऑल ग्रोथ मिलता रहेगा, और उसके बेसिस पे रेवेन्यूज इस साल में हम लोग 5 डिजिट नंबर 10,000 करोड़ से ऊपर डेफिनेटली क्रॉस करेंगे. और एबिटा भी पिछले साल से बेहतर होगा, ऐसी हम सब लोग उम्मीद करते हैं. और मार्जिन्स, वॉल्यूम बढ़े हैं, उसमें से भी थोड़ा सा पेनिट्रेशन ज्यादा मार्केट में हमारा बढ़ा है, विच इज वेरी वेरी हार्टनिंग. डेफिनेटली हम भी आशा करेंगे कि बहुत ही जल्द अच्छे से नंबर्स दिखे. रॉ मटेरियल प्राइसेस की आपने बात की, ये और कितना परेशान कर रहा है, और रॉ मटेरियल प्राइसेस के जो इन्फ्लेशंस हैं उसके बारे में थोड़ी सी ट्रेजेक्टरी बताइए. आने वाले वक्त में क्या और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ेंगे? आई थिंक पीक आउट हो गए हैं, ऐसा लग रहा है प्राइसेस. और Q1 में भी हमने देखा है कि प्राइसेस डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में, जहाँ पे कहीं रॉ मटेरियल पहले से पड़ा हुआ था या नए खरीदा, तो कई डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में 7% से लेके 30% तक का फर्क देखने में आया है हमारे, क्योंकि वी ऑपरेट इन मैनी कंट्रीज. तो आगे चलते हुए मेरे को रॉ मटेरियल प्राइसिंग में स्टेबिलिटी नजर आ रही है. उल्टा हो सकता है प्राइसेस थोड़ा सा करेक्शन में ही हो जाएं, बट कोई अब आगे 2 क्वार्टर में काफी जो रॉ मटेरियल साइड में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला, तो वो आई थिंक आगे चलते हुए स्टेबलाइज मेरे को तो दिख रहा है जी. और स्टेबल रॉ मटेरियल प्राइसिंग में हमेशा आपके मार्जिन्स, आपको हमेशा स्टेबल मार्जिन्स की ज़्यादा उम्मीद होती है. देन उस फिर एक ही फैक्टर रह जाता है, डिमांड एंड सप्लाई, जिसके बेस पे आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग निर्धारित होती है. एटलीस्ट वो रॉ मटेरियल साइड में आपको ज़्यादा जो उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, उसको आपको इंसुलेट हो जाते हो. तो इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में रॉ मटेरियल प्राइसेस मुझे लगता है कि एक्सेप्टेबल रेंज में रहेंगे, जो कि ओवरऑल हमारे लिए और इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा. डेफिनेटली सर. इससे पहले आपने ओपनिंग कमेंट्स में ऑलरेडी बात की इस बारे में. हंगेरी प्लांट जो है वो ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, और नेदरलैंड प्लांट जो है वो कमीशन होना बाकी है. ये कब तक में होगा, और इससे आपने रेवेन्यू के एक्सपेक्टेशंस तो ऑलरेडी बताए हैं, तो ये कमीशन कब तक में होगा नेदरलैंड का प्लांट? इस क्वार्टर में हो जाएगा कमीशन, नाइजीरिया का प्लांट. पिछले क्वार्टर में कुछ ट्रायल रन प्रोडक्शन आ गया है इसका, जिसके ऊपर मैंने बताया कुछ ऑपरेटिंग लॉस थे, जिसकी वजह से थोड़े से मार्केट
इफेक्ट हुए हैं, बट ये इस क्वार्टर में 100% नाइजीरिया वाला प्लांट ऑपरेशन में आ जाएगा। ठीक है सर। करंटली हमने बीओपीपी और बीओपीटी दोनों के प्राइसेस के बारे में बताइए और इसके स्प्रेड्स कैसे हैं, अभी हेल्दी हैं? अभी बीओपीटी के स्प्रेड्स, जैसे मैंने बताया कि रॉ मटेरियल बढ़ा है इस क्वार्टर में भी, करीब इंडिया की बात करें तो करीब जी 7 रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुई है, बट सेलिंग प्राइस जो है वो जी उतना नहीं बढ़ा है, उसकी वजह से थोड़ा सा बॉकेट में मार्जिन प्रेशर में है। बट बीओपीटी में मार्जिन जितना रॉ ठीक है। मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं उससे ज्यादा सेलिंग प्राइसेस बढ़े हैं, तो वहाँ मार्जिन हमारे लिए और सबके लिए, जो भी उनमें मेन प्लेयर्स हैं सबके लिए उसमें मार्जिन बेटर हुए हैं। तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट वाइज प्लस माइनस डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम के बेस पे ये स्थिति बनी हुई है, और that is what business is all about. So I think margins 18 to 20 is a range which gives us enough cushion. वॉल्यूम बढ़ेंगे तो ओवरऑल नंबर तो बढ़ ही जाएंगे जी, 18 से 20% के बीच में मार्जिन रहते हुए, ऐसा हमारा प्लान है सर। डेफिनेटली सर। अब आने वाले वक्त में कैपेक्स के कोई प्लान्स हैं, उसके बारे में बताइए और उसको कैसे फंड करेंगे, इन सारे प्लान्स को वो भी हमें शेयर कीजिए सर। तो कैपेक्स का अगले करीब इस साल FY22 और FY23 में मिला के करीब ओवरऑल इंडिया और ग्लोबल के बेस पे अभी तक जो प्लान्स हमने दिए हैं उसमें करीब 1100-1200 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है। उसमें करीब 60% to 65% डेट से फाइनेंस कर लेंगे और बाकी इंटरनल एक्रूल्स से कर लेंगे, और इसमें ऑलमोस्ट फाइनेंसिंग टाइड अप है सारा, और ये 2 साल में जब आएंगे तो उसमें से भी हमें रेवेन्यू ग्रोथ उसके बेस पे भी प्लान करके देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल यही प्लान्स हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इस साल में एक्सपेक्ट करेंगे 5 डिजिट नंबर्स, टर्नओवर, एबिटा ऑफ ओवरऑल एबिटा ऑफ 18 से 20% के बीच में। तो सारी रेशोज, डेट इक्विटी, डेट एबिटा, लिक्विडिटी, सारी रेशोज कंफर्टेबल हैं जी, और वॉल्यूम के बढ़ते हुए जब नंबर्स प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ये रेशोज और बेटर ही होंगी FY23 एंड बियॉन्ड में। ठीक है सर। इसके अलावा सप्लाई साइड के कोई इश्यूज आप देख रहे हैं अभी इंडस्ट्री को लेकर, और क्या आप यहाँ पर ये इश्यूज कोई कंटिन्यू होंगे, ऐसा कुछ देख रहे हैं अभी? एक सिर्फ जो इश्यू सप्लाई साइड में कुछ लास्ट क्वार्टर में कुछ पॉलीमर प्रोक्योरमेंट में इश्यूज थे, थोड़ा सा सप्लाई साइड के इश्यूज थे, बट ठीक है। हम लोगों को इतना उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम ग्लोबल सोर्सिंग करते हैं, हमारे प्लांट सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी हैं, तो हम मल्टीपल सोर्सेज के चलते हुए, बट ये थोड़ा सा पोजीशन सप्लाई का टाइट था, प्राइसेस बढ़ रही थी, तो सिंगल लोकेशन जिनका सिर्फ प्लांट है उनको शायद ज्यादा फर्क पड़ता हो, क्योंकि उनके लिए फिर ग्लोबल सोर्सिंग का थोड़ा सा इशू रहता है। और दूसरा एक जो कंसर्न आ रहा था कि जो फ्रेट है, ग्लोबल फ्रेट, शिपिंग फ्रेट्स बहुत बढ़े हुए हैं, उसके चलते हुए जो लो कॉस्ट जुरिस्डिक्शंस जैसे इंडिया और अदर कंट्रीज जहाँ पे लोग मैन्युफैक्चर करके बाहर बेचते थे, उनके मार्जिन्स अफेक्ट होंगे, क्योंकि शिपिंग फ्रेट्स बहुत बढ़े हुए हैं, और मैं समझता हूँ 2 से 3 गुना जो पहले प्री पैंडेमिक होते थे वो चल रहे हैं। तो उसके चलते जो लोग बाहर हैं, क्लोज टू द कस्टमर हैं, क्योंकि सब लोग लैंडेड प्राइस कॉस्ट पे जाते हैं, तो उनको एडवांटेज 100% मिलेगा। तो हमारे एक सब्सटेंशियल ग्लोबल ऑपरेशंस में, जहाँ पे हम करीब हमारी 80% कैपेसिटी पैकेजिंग फिल्म्स की बाहर है, क्लोजर टू द कस्टमर, वहाँ पे एक एडवांटेज देखने को ये जरूर मिलेगा कि जब जो लोग लोअर कॉस्ट जुरिस्डिक्शन से एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से या और किसी ऐसी जुरिस्डिक्शन से, और अगर फ्रेट रेट्स ज़्यादा हैं तो जो मैन्युफैक्चर लोकल वहाँ करते हैं उनको ये बेनिफिट थोड़ा सा मिलेगा शिपिंग रेट्स के बढ़ते हुए।
ठीक है सर, और एक आखिरी अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। थर्ड वेव को लेकर बहुत सारी कंट्रीज़ में उसके लेकर स्टेप्स लिए भी जा रहे हैं और हमारे यहाँ पर भी बातचीत तो हो रही है, लेकिन ओपन अप भी हो रहा है धीरे धीरे। आप सारे कंट्रीज़ को लेकर अपने जहाँ जहाँ ऑपरेशन है उसको लेकर भी अपडेट दे दीजिए, और यहाँ पर भी कोई चेंज, कोई स्ट्रेटजी, क्योंकि वैसे 2 वेव से हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, काम कैसे करना है, तो इसके बारे में सर बता दीजिए आखिर में। सर मेरा पर्सनल ये मानना है कि हम लोग ना बहुत जल्दी मूव ऑन कर जी। जाते हैं और पुरानी बात को भूल के फिर हम उसी तरह से फ्रीली बिहेव करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जब केसेस बढ़ते हैं तो फिर हम थोड़ा सा अपने आप को चेक करना शुरू करते हैं। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन हम्म। टेंडेंसी है। तो आई एम वेरी क्लियर कि जैसे ही थोड़ा सा चीजें ठीक होती हैं हम लोग सारे अपना गार्ड लोअर कर देते हैं, मास्क छोड़ देते हैं या प्रॉपर तरीका हम्म। छोड़ देते हैं इनसे बचने का। तो ये थर्ड वेव तो मैं समझता हूँ कि जैसे खुलेगा और खुलेगा और लोग थोड़ा सा कॉशन कम लेंगे, प्रिकॉशंस कम लेंगे, तो ये तो इन्फेक्शंस तो ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आएंगे ही, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो बाहर हो। वैक्सीनेशंस के बाद भी हम्म। लोगों को हो रहा है इंडिया में, यूएस में, क्योंकि म्यूटेंट्स चेंज हो रहे हैं। तो ये इसके साथ में रहना पड़ेगा। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको 1 साल में 1-2 महीने का कुछ इस तरह से फिर लॉकडाउन्स आ सकते हैं एज ए बिजनेस। तो आप अपने बिजनेस को उस तरह से हम्म। प्लान कर चलेंगे, रॉ मटेरियल साइड में भी और सेल साइड में भी, कि आपको उससे उसका इफेक्ट ना हो आप पे। ये आप कर लेंगे। बाकी तो सर ह्यूमन नेचर और ह्यूमन जैसे बिहेव करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और वो चेंज नहीं हो सकता सर। जैसे ही खुलता है लोग थोड़े से डेफिनेटली। इरेस्पॉन्सिबल आ जाते हैं, और दैट इज व्हाट इज हैपनिंग।